वेलकम टू एडुशियन। मैं हूं सुशांत और हम पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि है क्लास 11 बायोलॉजी सेक्शन का पहला चैप्टर। और इस चैप्टर के पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिविंग के बारे में, हमने पढ़ा बायोलॉजी की स्टडी को कहते हैं, लाइफ फॉर्म्स की स्टडी को, लिविंग के स्टडी को। फिर हमने देखा कि किस प्रकार ह्यूमन ने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के लिए सोचा। उसने जब देखा कि इतने सारे वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स के और सब इंटर रिलेटेड है, कहीं ना कहीं सब में कॉमन जेनेटिक मटेरियल सब शेयर करते हैं अप टू वेराइंग डिग्री। वो अलग बात है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डिग्री में वेरिएशन हो रहा है, पर सब कनेक्टेड तो है कहीं ना कहीं। यही चीज ह्यूमन को मोटिवेट किया कि आप क्या करें, कंजर्वेशन करें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका। फिर हमने आगे पढ़ा कि लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग क्या होता है। हमने उससे समझा लिविंग के कैरेक्टर्स के बेसिस पे 5 कैरेक्टर्स हमने देखे। कौन कौन से? ग्रोथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये जो हमने दो कैरेक्टर देखे ये नॉन डिफाइनिंग है। ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर तो है, पर ये पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, ये जो पहला कैरेक्टर है लिविंग का, ये दूसरा है। 2 नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ग्रोथ के बारे में हम पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था? कि ग्रोथ है क्या? इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू साइज, नंबर, वेट, ठीक है। और 2 तरीके के ग्रोथ होते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक जो अंदर हो, एक्सट्रिंसिक जो बाहर हो, बॉडी सरफेस पे किसी भी चीज का एक्यूमुलेशन हो। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग भी दिखाते हैं, पर इंट्रिंसिक ग्रोथ उसे हम डिफाइनिंग कैरेक्टर मान सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से शो करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। अब जो अगला कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। तो प्रोडक्शन है तो इसे रिप्रोडक्शन क्यों बोला गया? तो सिंपल सा बात है, जिसने भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया है, जैसे ये एक मेल एक फीमेल है, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ये मेल एक फीमेल है, ठीक है। दोनों के बीच इंटरकोर्स हुआ और जो प्रोजेनी बनी वो भी एक ह्यूमन है, मान लीजिए मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये प्रोजेनी का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काम में आया, मेल का गैमेट स्पर्म, फीमेल का गैमेट एग, ये दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ। गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और कोई भी मेल या फीमेल बने तो ये तो प्रोडक्शन हो गया प्रोजेनी का। पर प्रोडक्शन किसने किया? जो पहले किसी से प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? रिप्रोड्यूस किया। ये प्रोसेस क्या है? रिप्रोडक्शन का। जो प्रोड्यूस हो चुके उन्होंने फिर से क्या किया? प्रोडक्शन किया, इसलिए इसका नाम है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रोथ, जब हम पढ़ रहे थे तो इसके अंदर सब टॉपिक में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि ग्रोथ अगर इंक्रीज है, तो मान लीजिए ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर में लेता हूं, ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें इंक्रीज इन नंबर का मतलब ये एक सेल है, सेल डिवीजन होगा इसमें और 1 से 2 सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ग्रोथ नंबर में बढ़ रहा है, 1 से 2 हो गए। पर अगर आप ध्यान से देखें तो यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोजेनी बनाता है, तो ये क्या कर रहा है? अपना प्रोजेनी ही तो बना रहा है। ये भले से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं मेल और फीमेल के, 2 अपोजिट सेक्सेस के, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर रिप्रोडक्शन तो है। तो ये 1 से 2 हो रहे हैं, तो ये नंबर में भी बढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिप्रोडक्शन। आप इतने को नोट कर सकते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये है कि हमने बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या है कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी ये क्या है, पेरेंट्स से सिमिलर होती सॉरी सिमिलर होती हैं। प्रोजेनी इज सिमिलर टू पेरेंट, सिमिलर टू पेरेंट, सेम नहीं होती है। यूनिसेलुलर में हमने देखा था ये एक सेल है वो आइडेंटिकल कॉपी बनाता है दूसरा, ठीक है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ वेरिएशन आता है। जैसे ह्यूमन में देख लीजिए मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर बच्चे में आएंगे, पर जो बच्चा होगा, जो प्रोजेनी होगा, वो आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगा मदर या फादर आइदर में से, ठीक है। तो इसमें कुछ वेरिएशन आते हैं, तो इसलिए मैंने सिमिलर लिखा। पेरेंट से सिमिलर होते हैं, इसका मतलब पेरेंट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अगर आइडेंटिकल कॉपी बन जाता तो हम कह सकते थे ग्रोथ, पर पेरेंट ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और वो पेरेंट से सिमिलर है, मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन देख लिया। अब इसे डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं कहा जाता, तो हम ये देख सकते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज रिप्रोडक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है, पर बट सम लिविंग organism also show no reproduction, ठीक है। ये बात तो सही है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो रिप्रोडक्शन दिखाए, और ये बात भी है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्कर हनी बीज की, वर्कर बीज यही लिख देते हैं, वर्कर हनी बीज, वर्कर बीज, और स्टेराइल ह्यूमन कपल। अगर कोई इनफर्टाइल है, ठीक है, तो वो स्टेराइल ह्यूमन कपल, ये क्या है, ये स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर स्पीशीज एज ए स्पीशीज तो वो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं। इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। डिफाइनिंग कैरेक्टर रिप्रोडक्शन तो नहीं है, पर कैरेक्टर तो है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेसिक कुछ अगर इंफॉर्मेशन है तो वो ये है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार के हैं। एक है पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है, ये पहला है रिप्रोडक्शन में, पहला है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल सेक्सुअल में अंतर क्या है, पहले हम समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस में एक तरफ है मेल और दूसरी तरफ है फीमेल, ठीक है। मेल में एक गैमेट मदर सेल होता है। गैमेट आप जानते हैं जो कि फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फ्यूचर प्रोजेनी बनती है। तो ये गैमेट मदर सेल है, गैमेट मदर सेल, जिससे गैमेट बनेंगे, गैमेट मदर सेल। और पिछले क्लासेस में, मतलब क्लास 9 10 में जब आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो और 11th में भी आप ऑफ कोर्स पढ़ेंगे, तो उसको आपको पता चलेगा कि सेल डिवीजन का तरीका है मियोसिस, और गैमेट उसी से बनते हैं। तो गैमेट मदर सेल में मियोसिस होता है और 4 गैमेट्स बनते हैं, 4 गैमेट्स,
ठीक है, ह्यूमन में बात कर रहे हैं। फीमेल में भी बनते 4 हैं, पर बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और बचता है 1। अब ये 4 बने, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो मेल में तो ट्रिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, और हर महीने फीमेल में 1 एग बनता है। तो ये फर्टिलाइज होंगे, दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, दोनों मिलेंगे, फ्यूज करेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो हमने देखा ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 मेन बेसिक स्टेप है, एक तो मियोसिस होना, RD, मैं ऐसे लिख रहा हूं RD, यहां पर मैं लिखता हूं RD का मतलब है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन बता रहा हूं कि रिडक्शन डिवीजन क्यों, या मियोसिस। तो रिडक्शन डिवीजन आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं n, और अगर जितने क्रोमोसोम्स हैं, मान लीजिए n नंबर है, और हर क्रोमोसोम का एक सेट और प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम के टोटल क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तो वो डिप्लॉइड सेल होता है। जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, पर ये 23 पेयर्स में है, 23 पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब 22 पेयर्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम का है। तो इसमें क्या है, ये पेयर में है, तो ह्यूमन का सेल क्या होता है, डिप्लॉइड सेल। वहीं अगर कोई ऑर्गेनिज्म का 2 ही क्रोमोसोम हो, मान लीजिए उसके बॉडी में, और पेयर ना हो, समझ रहे, 1 और 2 नंबर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हो, तो वो हैप्लॉइड होता है। ह्यूमन में डिप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम है, 46 एग्जांपल के लिए, ठीक है, और हैप्लॉइड में 23। गैमेट होता है हैप्लॉइड, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड सेल वो गैमेट होता है। तो इसमें क्या होगा, ये 2n है डिप्लॉइड, जैसे ह्यूमन का 46, तो जो गैमेट बनते हैं वो क्या होंगे, n। तो इसमें क्या हुआ, 2n से n हो गया, गैमेट मदर सेल 2n थी और जो गैमेट बना वो n हो गया, तो रिडक्शन हो गया। इसीलिए मियोसिस को, उसका अनदर नाम है, अनदर नेम फॉर मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, एक तो गैमेट का बनना, ये देखिए गैमेट का बनना, और फिर फर्टिलाइजेशन या गैमेटिक फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट फीचर है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनते हैं, या बनते हैं तो मियोसिस से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन एब्सेंट एंड मियोसिस एब्सेंट। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन भी एब्सेंट है और फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट है। गैमेट्स बन सकते हैं, पर जरूरी नहीं, इसमें सिर्फ हो सकता है सेक्सेस सेपरेट ना हो। एसेक्सुअल में सेक्सेस का कोई काम नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म वो खुद ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देगा बिना किसी की मदद लिए, ठीक है। या 2 अपोजिट सेक्सेस इसमें काम नहीं करते हैं, वो कौन से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अब आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें आप आगे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है, गैमेटिक फ्यूजन इसका मतलब नहीं हो रहा है, और मियोसिस हो नहीं रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते कैसे हैं प्रोजेनी, तो उसके स्टेप्स हैं, एक है एसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब समझिए, इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये होता है एल्गी में और फंजाई में। तो फंजाई से लेके एग्जांपल फफूंद, इसे कहते हैं फंजाई। इसमें अलग एक किंगडम है फंजाई के लिए, 5 किंगडम सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि फंजाई एक अलग किंगडम है। तो जो फंजाई है उनमें बॉडी स्ट्रक्चर मैक्सिमम का फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस मतलब धागे के जैसा। तो उनका, और उसके एक फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फिलामेंट को हाइफे बोलते हैं, ठीक है। और उनका बॉडी फिलामेंटस होता है, ऐसे बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऐसे। जब इन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ शो करते हैं। तो जो फिलामेंटस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो फिलामेंटस फंजाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उसमें उनका मान लीजिए एक हाइफा है। तो इसमें क्या होता है, एक बर्ड जैसा ग्रोथ होता है, ये कोई एक हाइफा मैंने ले लिया, बर्ड जैसा ग्रोथ होता है, और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं।
आप इनको सीड के जैसे कह सकते हैं, ये सीड नहीं होते हैं। फंजाई सीड अभी तक फंजाई में डेवलप नहीं होते, सीड सबसे पहले डेवलप होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। अभी इसको बहुत लंबा सफर तय करना है इवोल्यूशन में जिम्नोस्पर्म तक पहुंचने के लिए, पर सीड जैसा काम है इनका, ठीक है। और ये जब मैच्योर होता है, पकता है, समझ लीजिए, इसका फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, तो इसमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं बर्स्ट होके, और ये जहां ग्राउंड में जाएंगे वहां से नया फंजाई जर्मिनेट हो जाएगा, या कहीं किसी सोर्स ऑफ फूड पे जाके अटैच होंगे तो ये हो गया स्पोर्स का काम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगला एक मेथड है वो है बडिंग। बडिंग का मतलब कि बडी बनाना, दोस्त बनाना। कैसे? दूसरा है बडिंग, समझिए। बडिंग में क्या होता है, इसमें यीस्ट एक फंजाई है, इसमें होता है, हाइड्रा में होता है। हाइड्रा एक सीलेंट्रेट एनिमल है एनिमल किंगडम का। कैसे होता है? और यीस्ट एक फंजाई है। मैंने आपको पिछले एग्जांपल में ये सेक्सुअल स्पोर्स वाले में बताया कि फंजाई फिलामेंटस, इनका बॉडी स्ट्रक्चर में धागे जैसा होता है, पर कुछ फंजाई में क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक सेल के, और बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है, उनको बोलते हैं ए फिलामेंटस फंजाई, ठीक है, या यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट जैसे हो गया। तो यीस्ट की एक बॉडी है। तो बडिंग से ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है कि इसी के जैसे एक बड यहां पे बनता है। जैसे आपने पेड़ों में देखा होगा, कली निकलती है, बड एक जगह से, जैसे ब्रांच, पेड़ का स्टेम है, उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकल गए, पर स्टेम में कहीं बर्ड्स रह जाते हैं, और जब आप ऊपर के ब्रांचेस काटेंगे तो नीचे से फिर से ग्रोथ हो जाता है। तो कहां से ग्रोथ होता है? बड से। तो इसमें भी वैसे ही है, एक यूनिसेलुलर सेल है ऑर्गेनिज्म का, यूनिसेलुलर है वो, और उसके बॉडी में, मान लीजिए वो उसकी बॉडी मैं अभी से कह रहा हूं, तो वहां पे एक आउटग्रोथ निकलता है ऐसे बड के फॉर्म में, ठीक है। उसमें ये इसी के जैसे होगा पर साइज में बहुत छोटा होगा, और जब ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फिर एक नए ऑर्गेनिजम्स की तरह काम करेगा। तो रिप्रोडक्शन हुआ ना, प्रोजेनी नई बनी, ये होता है बडिंग। हाइड्रा में भी ऐसा होता है। हाइड्रा का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए, ये इसकी बॉडी, ये टेंटिकल्स निकले रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही छोटे हाइड्रा इसके बॉडी में ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है, जगह जगह पे मान लीजिए, और थोड़े देर बाद डिटैच हो जाते हैं। जब बॉडी से डिटैच होंगे और कहीं सबस्ट्रेटम उनको मिलेगा तो वापस वहां जाके ग्रोथ करेंगे। तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो बडिंग भी हो गया। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है फ्रेगमेंटेशन, जो कि तीसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन वाला मेथड अगर आप देखेंगे तो जो फ्रेगमेंटेशन का मेथड है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट्स बनना या टुकड़े होना। तो फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स ही बनते हैं, जैसे कि ये फिलामेंटस एल्गी में होता है, और फंजाई में भी हो सकता है, ठीक है। फिलामेंटस एल्गी, फंजाई इसमें होता है। कैसे? जैसे मैंने बताया, ये फिलामेंट है बॉडी का, बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं ऐसे, मान लीजिए, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, एक फिलामेंट ये मैंने निकाल लिया, उसको निकाल लिया। अब क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया कहीं से, मान लीजिए ब्रेक हो गया 2-3 जगह से, फ्रेगमेंट्स बन गए। तो अब ये फ्रेगमेंट्स ग्रो करेंगे और एक नए ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, ग्रो कर गए, ठीक है, ये ग्रो कर गए। तो एक ऑर्गेनिज्म, एक जो ये फिलामेंट, उससे कितने बन गए, 3 ऑर्गेनिज्म बन गए। तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन से होने वाला रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक। अब ये एक बहुत ही, मतलब आपको अजीब लगेगा सुन के, ये चौथा नंबर का अपने पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, उसे कहते हैं रीजनरेशन। आपने देखा भी होगा और आप समझ भी जाएंगे बहुत आसानी से क्या बात है रीजनरेशन का। जनरेशन मतलब होना, रीजनरेशन मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब किसी चीज का बनना, और रीजनरेशन मतलब दोबारा बनना। रीजनरेशन का मतलब है कि जो फ्रेगमेंटेड या लॉस्ट पार्ट है उसका ग्रो होना, फ्रेगमेंटेड या लॉस्ट
बॉडी पार्ट्स ग्रोथ। ठीक है, तो जो भी लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसका ग्रो करना, जैसे कि लिजर्ड में आप देखेंगे, मान लीजिए इसकी ये लिजर्ड की बॉडी है, ये उसकी टेल है। ठीक है, लिजर्ड दिख तो नहीं रही है पर एज्यूम कर लीजिए कि ये लिजर्ड है। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए टेल कट ऑफ हो गई या किसी कारण शेड हो गई, निकल गई, बॉडी से अलग हो गई, टूट कर गिर गई, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये लिजर्ड है, तो वो जो ये टूटा है, ये टेल मान लीजिए टूट के गिर गई कहीं, तो क्या होता है कि लिजर्ड ग्रो करा लेती है अपना टेल फिर से। इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्रेगमेंटेड या लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसका ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, शेड ऑफ हुआ टेल, उसी जगह पे नई टेल ग्रो कर गई, ये होता है रीजनरेशन। ये किस में दिखता है, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, लिजर्ड्स एंड स्टारफिश। ठीक है, एक इकाइनोडर्मेट होता है, हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, स्टारफिश। उसमें भी क्या होता है, देखिए स्टारफिश आप मूवीज में देखोगे, आपने कभी देखा होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। तो इनका अगर बॉडी पार्ट कट जाए ना, तो वो बॉडी पार्ट जो कटा है वो मेन बॉडी से फिर ग्रोथ कर जाता है मेन बॉडी में। ठीक है, जो पार्ट कट चुका है वो तो डीजेनरेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पर जहां कटा है वो बचा हुआ बॉडी पार्ट उस लॉस्ट बॉडी पार्ट को ग्रोथ करा लेगा, ये होता है रीजनरेशन। और एक दूसरा बहुत एक्साइटिंग फिनोमिना आता है, वो होता है ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है, इसमें समझिए, ट्रू रीजनरेशन मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाता हूं, लिजर्ड में नहीं होता है, पर समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे कि रीजनरेशन में क्या हुआ, टेल टूटा, ठीक है, कट कर गिर गया और वहीं पे नई टेल आ गई, ये हो गया रीजनरेशन। मान लीजिए लिजर्ड में अगर ट्रू रीजनरेशन होता है, नहीं, मैं अज्यूम करने के लिए बोल रहा हूं, अगर ट्रू रीजनरेशन होता तो कुछ ऐसा होता, ये है लिजर्ड, ये उसकी टेल। अगर ट्रू रीजनरेशन का फिनोमिना लिजर्ड में होता तो क्या होता, जैसे ये टेल शेड ऑफ हो गई, तो एक तो लिजर्ड का बॉडी पार्ट ऊपर वाला रह गया टेल को छोड़ के, और एक रह गया इसका टेल जो अलग हो गया। अगर ट्रू रीजनरेशन होता तो ये बॉडी पार्ट टेल को तो बनाता और ये टेल बचे हुए बॉडी पार्ट को बना देता, जो कि होता नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा एज्यूम करना। ठीक है, ऐसा होता नहीं है पर आप एज्यूम कीजिए। कितना मतलब अजीब लगता है सुनने में कि टेल टूटा, टेल उस बॉडी पार्ट ने फिर बना दिया, ये तो ठीक है, पर टेल ने जो टेल टूट कर गिर चुका है वो नया बॉडी पार्ट बना दे, ऐसा होता नहीं है। किसमें, लिजर्ड में। पर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसा होता है। सोच के देखिए, अगर लिजर्ड में ऐसा होता तो लिजर्ड में मेल फीमेल का कोई दिक्कत ही नहीं था, मेल फीमेल रखने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमेशा आराम से घूमते घूमते लिजर्ड जाती, जब उसका मन करता वो अपने टेल को गिरा देती, उससे नया ऑर्गेनिज्म हो जाता। पर ऐसा होता नहीं, ये होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एनिमल किंगडम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4th चैप्टर है क्लास 11th के बायोलॉजी का, प्लेनेरिया या डगेशिया। ठीक है, इसमें क्या है, ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। ये मान लीजिए मैंने इसके बॉडी पार्ट्स को काटा, तो इसके कितने पीसेस हो गए, एक ऊपर वाला ये, ठीक है, एक मिडिल पीस ये, और एक लास्ट पीस ये। तो ट्रू रीजनरेशन ये है कि हर लॉस्ट पार्ट जो बॉडी का बचा हुआ पार्ट है उसे ग्रो करा देगा। जैसे इस वाले में नीचे वाला पार्ट गायब है, ये दोनों, तो ये बाकी के बॉडी पार्ट को गायब करा देगा। मिडिल पोर्शन में ऊपर नीचे गायब है, तो ये इन दोनों को रीजनरेट करवा लेगा। और जो लोअर मोस्ट है उसमें दोनों ऊपर के पोर्शन गायब है, तो वो दोनों को रीजनरेट कर लेगा। तो ये है ट्रू रीजनरेशन, और ये है सिर्फ रीजनरेशन। इसमें सिर्फ लॉस्ट पार्ट का ग्रोथ होता है, और इसमें हर लॉस्ट पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये हो गया ट्रू रीजनरेशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। अब ये तो हो गए हमारे पास नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर तो यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, और हमने पढ़ा था कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स वही हैं जो विदाउट एक्सेप्शंस हो। तो अब
तीन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं। हमने पढ़ा है कौन कौन सा, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो पहला जो आता है, पहला जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में आता है वो है मेटाबॉलिज्म। हमने बात किया था इसके बारे में थोड़ा सा, आज विस्तार से बात करेंगे डीपली। मेटाबॉलिज्म है सेट ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं उन्हें कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकार्योट हो, यूकार्योट है, किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग में कभी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये पक्का है, 100%, ये श्योर है, सर्टेन है कि मेटाबॉलिज्म होगा जरूर। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म किसी, देखिए समझते हैं इसको अच्छे से कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मैंने बताया था एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ये है क्या, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हमने पढ़ तो लिया, अब इसको साइड करेंगे। कैसे, ये है तो केमिकल रिएक्शंस ही। एनाबॉलिज्म भाई बनने वाले रिएक्शंस हो या टूटने वाले रिएक्शंस हो, एट लास्ट है तो रिएक्शंस ही। तो इसलिए लिखा सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और बॉडी में 1, 2 या 10, 12 ऐसे रिएक्शंस नहीं चलते, एट अ टाइम बिलियंस ऑफ रिएक्शंस चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं कोई एक रिएक्शन निकालता हूं, समझिए रिएक्टेंट है X, प्रोडक्ट बन रहा है Y, और उसे बनाने में काम आ रहा है कोई कैटलिस्ट या कोई भी चीज जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में हेल्प कर रहा है, वो C, वो कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी केमिकल है। तो ये रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है। ठीक है, मैंने पढ़ा भाई, साइंस एडवांस हुई पिछले 100 सालों में, 50 सालों में, तो हमें पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या रिएक्शन चलती हैं। उसमें से एक रिएक्शन मैंने उठाई और उसमें देखा कि कोई X रिएक्टेंट है, वो C कंपाउंड के हेल्प से Y प्रोडक्ट में बदल रही है लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग एंटिटी में। मैंने इसे केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया। इसमें परफॉर्म किया टेस्ट ट्यूब में, परफॉर्म मैंने कर दिया टेस्ट ट्यूब में इसे। ठीक है, ये क्या है, लिविंग रिएक्शन, क्योंकि लिविंग के अंदर चल रही है। पर ये लिविंग रिएक्शन है, ये भी लिविंग रिएक्शन है, लिविंग रिएक्शन है। मैंने क्या किया, मैंने उसे बस बाहर ही तो परफॉर्म किया है, वो होती तो लिविंग में है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो रिएक्शन लिविंग है, बेशक वो लिविंग रिएक्शन है, पर ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन है जो कि जिसमें ये रिएक्टर प्रोडक्ट ये सब है, ये लिविंग नहीं है। रिएक्शन ये है, रिएक्शन सही में रिएक्शन लिविंग है कह सकते हैं आप, और कहना है इसमें कि रिएक्शन जो है वो लिविंग है, पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वो लिविंग नहीं है। इट इज श्योर दैट द रिएक्शन इज लिविंग, बट रिएक्शन इज लिविंग बट द एनक्लोजर जो जिसमें वो है वो लिविंग नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि लिविंग कोई एक रिएक्शन से नहीं बन रहा है, ये लिविंग रिएक्शन है, लिविंग के अंदर होने वाली रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन। पर लिविंग एक ही रिएक्शन नहीं करता है, मैंने बताया बिलियंस ऑफ रिएक्शन करते हैं, इसलिए ये अंतर समझना जरूरी है। ये इन विट्रो रिएक्शन है, मतलब आर्टिफिशियल रिएक्शन हमने कराया, लिविंग रिएक्शन है क्योंकि लिविंग के अंदर हो रही है, पर रिएक्शंस में जो कंपाउंड्स है, जो भी सब्सटेंस है, वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई मेटाबॉलिज्म के लिए। अब हर ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, स्मॉल और बिग, मॉलिक्यूल्स के ही बने होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के ही बने होते हैं, तो उनमें मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है और लाजमी भी है कि मेटाबॉलिज्म हो, क्योंकि केमिकल्स हैं तो केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस होंगे, केमिकल्स रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट करेंगे और लिविंग एंटिटी को बनाएंगे। तो ये तो रह गया मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब दो और हमारे पास कैरेक्टर डिफाइनिंग रह जाते हैं पढ़ने के लिए, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे,
सेल का एक बहुत अच्छा चैप्टर आगे 11th में है। और इसके बाद जो आखिरी डिफाइनिंग कैरेक्टर, मोस्ट ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो कैरेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस, वो भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।